गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमए फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत नए पेपर इंट्रोड्यूस हुए हैं मेडिकल ज्योग्राफी। और मेडिकल ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन यह है क्या, इसे जानने के पहले हमें देखना है कि भूगोल और मेडिकल भूगोल क्या है। तो आइए हम देखें कि मेडिकल ज्योग्राफी है क्या। स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को एक उचित एवं पर्यावरण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और शरीर के आहार संबंधी आवश्यकताओं के तहत पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छा पोषण या उचित आहार सेवन महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त, उचित एवं संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। खराब पोषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है तथा शारीरिक मानसिक विकास बाधित होता है और उत्पादकता में कमी आती है। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर स्वास्थ्य को परिभाषित करने का प्रयास किया, स्वास्थ्य के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत किया। WHO ने समय समय पर इस पर अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके सारे विचार 1948, 1957 और वर्तमान समय के विचार इसमें प्रस्तुत है। हम बात करेंगे वर्तमान समय में WHO ने स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या विचार प्रस्तुत किया। तो वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने विचार में ये कहा कि जिसमें शारीरिक संतुलन के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से उपयोगी जीवन को जो स्वस्थ बनाता है उसे हम किसके नाम से पुकारते हैं? स्वास्थ्य के नाम से पुकारते हैं। उसी तरह से ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोश में भी उन्हें भी स्वास्थ्य को परिभाषित किया। शरीर और मन की तेजपूर्ण स्थिति ऐसी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक मानसिक कार्य समय से और पूरी क्षमता से संपादित हो, ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। परकिंस एक विद्वान है, उन्होंने भी स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा कि शरीर की रचना और क्रिया की ऐसी सापेक्ष साम्यावस्था जो किसी भी प्रतिकूल स्थिति में शरीर को सफलतापूर्वक संतुलित और जीवंत रखती है, स्वास्थ्य कहलाती है। और उन्होंने स्वास्थ्य को और आगे परिभाषित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य शरीर के आंतरिक अवयवों और इन्हें आहत करने वाले कारकों के बीच निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। पुनः संस्कृत की व्युत्पत्ति के अनुसार यदि हम स्वास्थ्य को देखें तो स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्था कहा है, और जो स्व में रहता है वह स्वस्थ है। स्व मीन्स स्वयं या अपने से प्रेम। व्यक्ति अपने दिनचर्या और क्रियाकलाप को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से संचालित करे तो वही स्वस्थ रहेगा और वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य भूगोल है क्या? सबसे पहले हम देखें भूगोल क्या है। भूगोल किसी क्षेत्र के स्थानिक वितरण का क्रमबद्ध अध्ययन भूगोल है। और जब हम इस परिभाषा को ध्यान से देखें तो भूगोल किसकी बात करता है? एरिया की बात करता है। भूगोल का अपना क्या है? एरिया या स्पेस है। भूगोल में हम एरियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। सब कुछ होते हुए भूगोल का अपना अगर कोई चीज है तो वह है एरियल डिफरेंशिएशन। स्वास्थ्य भूगोल क्या है? स्वास्थ्य भूगोल यह मानव भूगोल की नवीनतम शाखा है और भूगोल के दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है मानव भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल। जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव के भूगोल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मानव भूगोल और पर्यावरण के अंतर संबंधों का क्या परिणाम है। और जब हम स्वास्थ्य भूगोल कहते हैं तो हमारा आशय किससे हो जाता है? मनुष्य और उसके स्वास्थ्य का पर्यावरण के अंतर संबंध से क्या परिणाम निकल रहे हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो मनुष्य और स्वास्थ्य दोनों के बीच किस तरह का संबंध है, मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच किस तरह का अंतर संबंध है, इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्वास्थ्य भूगोल का अध्ययन करते हैं। स्वास्थ्य की अवधारणा यदि हम देखें तो समय समय पर लोगों ने स्वास्थ्य के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत किया और उन विचारों के आधार पर स्वास्थ्य की अवधारणा को हम 4 भागों में बांटते हैं: जैविक चिकित्सीय अवधारणा, पारिस्थितिकी अवधारणा और मनोसामाजिक अवधारणा। और चौथा है समग्र स्वास्थ्य अवधारणा।
मेडिकल ज्योग्राफी समसामयिक विषय है। आज की परिस्थितियों में यदि हम मेडिकल ज्योग्राफी को देखें तो उसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। जर्नल अर्बन स्टडी में प्रकाशित समीक्षा शोध पत्र में 1980 के बाद शहरीकरण के बढ़ते चलन और हर दशक में आने वाली फैलने वाली बीमारियों की कुल संख्या में इसकी भूमिका का आकलन किया गया है। इस संदर्भ में जो मौजूद कोविड-19 के खिलाफ अभी जो कार्यवाही चल रही है, जो चीन के वुहान से नवंबर-दिसंबर में प्रारंभ हुआ और जिस पर लोगों का ध्यान अभी पूरी तरह से केंद्रित है और लोग इस समस्या से पूरी दुनिया पीड़ित है और जिस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लिंकन विश्वविद्यालय के एक अर्बन भूगोलवेत्ता है क्रेगटन कार्नोली, उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक विकास के कारण श्रम बाजार में बदलाव आया, शहरीकरण का विस्तार हुआ और शहरीकरण के फलस्वरूप शहरों की ओर गांवों का पलायन हुआ है और औद्योगिकरण नगरीकरण के साथ दुनिया में आर्थिक विकास हुआ है और आर्थिक विकास के साथ आर्थिक जो आधारभूत संरचना है उसका भी विकास हुआ है। कहने का मतलब यातायात के साधनों का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विकास हुआ है और जिसका प्रभाव ये हुआ कि लोग गांवों से उपनगरों से शहरों की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दिया और अभूतपूर्व पलायन की स्थिति हमें शहरों में दिखाई पड़ी। पर प्रश्न उठता है कि आज कोविड-19 से हम सब जूझ रहे हैं। इस स्थिति में यदि हम देखें तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से पूरी दुनिया कहाँ है। यदि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो फ्रांस नंबर 1 रैंक पे है और भारत 112वां रैंक पे है। फ्रांस में आज की स्थिति में यदि हम देखें तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि 1,62,100 व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है और लगभग 22,855 व्यक्ति की मौत हो चुकी। ये 26 अप्रैल के आंकड़ों के आधार पर है और देश में कुल संक्रमित जो जनसंख्या है वो 26,917, जिनमें से 826 की मौत हो चुकी है और 1975 व्यक्ति नए मामले आए। छत्तीसगढ़ में देखें तो लगभग कुल 37 संक्रमित है और सभी अभी तक सेफ है, किसी की मौत नहीं हुई। ये इन आंकड़ों को बताने के पीछे कारण ये है कि यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हम देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जो स्वास्थ्य से संबंधित अधोसंरचना है उसका विकास अपेक्षाकृत कम हुआ और अब हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि स्वास्थ्य से संबंधित जो अधोसंरचना है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि है, नर्सों की संख्या में वृद्धि है, इन सब पर हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए और हमें इसको इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज हम फ्रांस, इटली, अमेरिका की बात करें तो उनकी स्थिति बहुत बुरी है और बहुत गंभीर स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है, जिनके सामने भारत बहुत पीछे है। अब हम बात करेंगे कि पोषण है क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन हमारे द्वारा सेवित किए गए आहार द्रव्यों तथा शरीर द्वारा उसके किए गए आवश्यकता अनुसार उपयोग की वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रियाओं को पोषण कहते हैं। पोषण के अंतर्गत संतुलित आहार, पोषक तत्व, भोजन के कार्य, भोजन के पाचनोपरांत शरीर में उपयोग, भोजन एवं रोगों का परस्पर संबंध, आहार द्रव्यों का आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव आदि सभी महत्वपूर्ण विषय पोषण के अंतर्गत आते हैं। पोषण न्यूट्रिशन के अंतर्गत प्रधान रूप से आहार द्रव्यों का सेवन करना, शरीर में पाचन होना, पाचनोपरांत सार भाग का अवशोषण होना, शरीर में शारीरिक एवं मानसिक आरोग्यता प्राप्त करना आदि है। स्वास्थ्य तात्पर्य भी यह है कि केवल बीमारी नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है,
शारीरिक कमजोरी का नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूर्ण स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। और इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में वैद्याचार्य कहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य हेतु वात, पित्त, कफ, त्रिदोष समान मात्रा में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट क्या है। यहाँ पर दो शब्द है, पोषण और पोषक तत्व। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन की। पहले फूड एंड न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया है कि फूड और दूसरा है न्यूट्रिशन। फूड मतलब आहार या भोजन। भोजन है क्या? मनुष्य दिन भर में जो इंटेक करता है, खाद्य पदार्थ जो ग्रहण करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। ये भोजन दो तरह के होते हैं, पहला बैलेंस डाइट, दूसरा है इम्बैलेंस डाइट, संतुलित आहार और असंतुलित आहार। संतुलित आहार को पुनः दो भागों में बांटा गया है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अनुपातिक रूप में होगी, कि एक व्यक्ति को जितना पोषक तत्व लेना चाहिए। पोषक तत्व क्या है यदि हम उसकी बात करें तो कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं और इनकी मात्रा एक आनुपातिक रूप में शरीर को चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कार्बोज की मात्रा शरीर में यदि हमें चाहिए तो वो है 30 से 40%। उसी तरह से यदि हम अन्य खनिज अन्य पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें तो यह भी अलग अलग अनुपात में किसकी आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है। तो वो जब आनुपातिक रूप में जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के नाम से पुकारते हैं। संतुलित आहार को दो भागों में बांटा गया है, संतुलित डाइट या बैलेंस डाइट और दूसरा है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या अनुकूलतम पोषण। अब हम देखेंगे बैलेंस डाइट क्या है। जब हम संतुलित आहार, जैसा कि पहले बताया है कि संतुलित आहार क्या है, समस्त पोषक तत्व एक आनुपातिक रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, जिसके अंतर्गत कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। यदि हम उस बैलेंस डाइट को अपने एज के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर और लिंग के आधार पर हम ग्रहण करते हैं तो वह बैलेंस डाइट कहलाता है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या है? अनुकूलतम पोषण जिसको कहते हैं। हमको जितनी मात्रा में बैलेंस डाइट किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर और कार्य के आधार पर चाहिए, उससे लगभग 20 से 50% एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट यदि हम संरक्षित रखते हैं बॉडी में, जो बाद में भोजन ना मिलने पर वह उस भोजन की कमी को संतुलित करता है, तो ऐसे डाइट को हम किसके नाम से पुकारते हैं? ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के नाम से या अनुकूलतम पोषण के नाम से पुकारते हैं। और इस तरह से भोजन है क्या, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं। भोजन पूरे दिन में एक व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा, और यह मात्रा एक संतुलित रूप में भी होता है और असंतुलित रूप में भी होता है। न्यूट्रिशन, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत हम आहार ग्रहण करते हैं और आहार से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। ये जो न्यूट्रिएंट है इसको 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला एनर्जी, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मेटाबॉलिज्म और तीसरा है जेनेटिक। एनर्जी न्यूट्रिएंट क्या है? जिसमें हम कार्बोज और फैट को लेते हैं। ग्रोथ न्यूट्रिएंट क्या है? जिसमें केवल प्रोटीन होता है जो बॉडी को बिल्डिंग करने का काम करता है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, जिसमें शरीर को एक सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन
मिनरल्स और वाटर। जेनेटिक जो न्यूट्रिएंट क्या है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें डीएनए है, आरएनए है, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित है। पोषक तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट जिसको हम कह सकते हैं। तो पोषक तत्व जो है वो शरीर में हमको भोजन से प्राप्त होते हैं, और भोजन में कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण तथा पानी के रूप में पहचानते हैं। ये जो पोषक तत्व है इसकी रंग, खुशबू और रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं। जो पोषक तत्व है उसे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला गुरु पोषक और दूसरा लघु पोषक। मेजर न्यूट्रिएंट और माइनर न्यूट्रिएंट। मेजर न्यूट्रिएंट जिसको 3 भागों में रखा गया है, जो ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिसको हम फैट कहते हैं। माइनर न्यूट्रिएंट या लघु पोषक जिसके अंतर्गत हम देखते हैं, ये हमको ये उत्प्रेरक तत्व होते हैं, सुरक्षात्मक तत्व होते हैं, जिसमें है जल, खनिज लवण, विटामिन और फैट। वाटर, मिनरल्स, विटामिन एंड फैट्स इसके अंतर्गत सम्मिलित है। मनुष्य प्रतिदिन कितना पोषक तत्व लेता है, उसके पोषण के लिए पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए। तो यदि हम देखें तो 2012 के सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग पोषण के मानक दिए गए हैं, और प्रतिदिन मनुष्य को जो पोषक तत्व की जरूरत होती है उसकी मात्रा यहाँ पर दिया गया है। प्रोटीन 64 ग्राम, तरल पदार्थ जो है 2.5 से 3 लीटर, फाइबर 30 ग्राम, विटामिन ए 900 माइक्रोग्राम, थायमिन 1.2 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 1.3 मिलीग्राम, नियासिन 16 मिलीग्राम, विटामिन बी6 1.3 मिलीग्राम, विटामिन बी12 2.4 माइक्रोग्राम, फोलेट 400 माइक्रोग्राम, विटामिन सी 45 मिलीग्राम, कैल्शियम 1000 मिलीग्राम, आयोडीन 150 माइक्रोग्राम, आयरन 8 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 400 मिलीग्राम, पोटेशियम 3800 मिलीग्राम, सोडियम 460 से 920 मिलीग्राम, और जिंक जो है 14 मिलीग्राम के आसपास मिलना चाहिए। पोषक तत्वों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है ऊर्जा उत्पादक तत्व, दूसरा उपापचय नियंत्रण, और तीसरा वृद्धि निर्माण तत्व, और चौथा आनुवांशिक पदार्थ। ऊर्जा उत्पादक जो ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को भोजन के पश्चात जो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, तो उसे हम ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कहते हैं। और यह शरीर के अंदर शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है, जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट इसके अंतर्गत सम्मिलित है। उपापचय नियंत्रण, उपापचय नियंत्रण पोषक तत्व होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर की संपूर्ण क्रिया नियंत्रित होने के साथ साथ शरीर की वृद्धि भी इस पोषक तत्व के द्वारा होती है। इसके उदाहरण देखें तो विटामिन, लवण और जल इसके अंतर्गत आते हैं। वृद्धि और निर्माण तत्व यदि हम देखें तो वृद्धि और निर्माण पोषक तत्व के वे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर की कोशिकाओं में वृद्धि, शरीर की हड्डियों में टूट फूट के मरम्मत की प्रक्रिया नियंत्रित की जाती है, और इस प्रक्रिया में प्रोटीन एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट के रूप में है। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ पोषक तत्व होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है, या पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए न्यूक्लिक अम्ल। न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत हम देखते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद बॉडी इसको क्या करता है, डाइजेशन करता है। डाइजेशन के बाद बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद बॉडी रक्त के थ्रू या ब्लड के थ्रू उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू विभिन्न जो ऑर्गन है उसको यूज करते हैं। यूज करने के बाद या बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, ये सारे इसको क्या करते हैं, अब उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद पुनः जो ऊर्जा है उसके थ्रू वो अपने बॉडी का संचालन करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्चार्ज करते हैं।
तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है भोजन ग्रहण करने के पश्चात डिस्चार्ज तक या वेस्ट मटेरियल निष्कासित तक, ये संपूर्ण प्रक्रिया या प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन के नाम से पुकारते हैं। और इस तरह से न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण करने से भोजन निष्कासन तक की समस्त प्रक्रिया को हम पोषण के नाम से पुकारते हैं। पोषण दो तरह के होते हैं, एक गुड न्यूट्रिशन, दूसरा मॉल न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन जिसको हम संतुलित आहार कहते हैं, जिसमें पोषक तत्व की मात्रा समान रूप से या आनुपातिक रूप से बॉडी को मिलती है, जिसको हम संतुलित आहार या अच्छा पोषण कहते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसको हम कुपोषण कहते हैं। सुपोषण और कुपोषण। कुपोषण क्या है? जिसमें जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर बॉडी को मिल नहीं पाता। हम जो भोजन लेते हैं वो भोजन सही तरीके से हमें एक आनुपातिक रूप में हमको पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। या तो हम वसा ज्यादा ले लेते हैं, या फिर प्रोटीन ज्यादा ले लेते हैं, या विटामिन हमारे भोजन में होता ही नहीं है। इस तरह की जो स्थिति है वो उसमें माल न्यूट्रिशन उसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो भूखे हैं, हंगर है, वो इस माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। वो अपने भोजन में केवल भात और दाल खा लेते हैं, या मिला तो वो खा लिए, नहीं मिला तो नहीं खा। उसी तरह से जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं वो भी आजकल इन स्थिति को ध्यान में नहीं रखते और वो अपने भोजन में असंतुलित भोजन करने लगते हैं, और जिसके कारण न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और माल न्यूट्रिशन की स्थिति उत्पन्न होती है। गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन की बात करें तो माल न्यूट्रिशन को हम 3 भागों में बांटते हैं। कुपोषण को ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और इम्बैलेंस डाइट। ओवर न्यूट्रिशन क्या है? जब हमें भोजन जितना लेना चाहिए उससे कहीं ज्यादा लेते हैं तो वो ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। अंडर न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें हमको भोजन जितना लेना है, पोषक तत्व जितना लेना है, उससे कहीं अल्प मात्रा में होता है, तो उसे अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और इम्बैलेंस डाइट क्या है? असंतुलित भोजन, जिसमें हम भोजन तो ले रहे हैं लेकिन जितना भोजन में पोषक तत्व लेना चाहिए वो आनुपातिक नहीं होता है, तो उसे हम आप इम्बैलेंस डाइट के नाम से पुकारते हैं। ओवर न्यूट्रिशन ये दो तरह की स्थिति उत्पन्न करती है, एक ओबेसिटी या मोटापा, और दूसरा है टॉक्सिसिटी या जिसे विषाक्तता कहते हैं। ओबेसिटी मोटापा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा खाने से मोटापा होता है, और जिसमें हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा अधिक होती है, और जिसके कारण ओबेसिटी उत्पन्न होता है। टॉक्सिसिटी क्या है? जिसमें इम्बैलेंस डाइट होता है, और इम्बैलेंस डाइट में विटामिन और मिनरल्स अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, इसलिए टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन जो है अल्प पोषक तत्व, व्यक्ति जब जितना खाना चाहिए उतना खाता नहीं है, और नहीं खाने के कारण क्या होता है कि वो कई तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नहीं खाने के पीछे कई कारण होते हैं, उनकी अपनी आर्थिक स्थिति होती है, या कोई हैजार्ड है जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, और जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, अंडर न्यूट्रिएंट हो जाता है, या इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारण क्या होता है कि दो तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। पहली समस्या प्राइमरी या जिसे हम प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो बहुत अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है, सारी चीजें, सारे पोषक तत्व की उसमें कमी हो जाती है, और वो कमजोरी और अस्वस्थ महसूस करने लगता है, और जिसके कारण स्थिति ये होती है कि वह किसी भी प्रकार के कार्य करने में ऊर्जा का अनुभव नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि इस स्थिति को हम ध्यान नहीं देते हैं तो एक दूसरी समस्या आ जाती है। उस समस्या को हम सेकेंडरी प्रॉब्लम कहते हैं, या द्वितीयक प्रॉब्लम कहते हैं। द्वितीयक समस्या में ये देखते हैं कि व्यक्ति भोजन तो लेता है, तो भोजन लेने के साथ क्या होता है कि भोजन अपेक्षाकृत कम है, और उस कमी में भी प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन बहुत अधिक कम है, ये नहीं के बराबर है, तो उससे एक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है जिसको क्वासी ओडकर कहते हैं।
क्वासीओर्कर में ये खास करके प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी के कारण जो व्यक्ति है उसमें एक अलग सा सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगता है। खास करके ये 2.5 साल की उम्र के या उससे कम उम्र के बच्चों में इस तरह की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है, और प्रोटीन की कमी के कारण शरीर थोड़ा सा फुला फुला सा, पेट फुला सा, पैरों में स्वेलिंग, इस तरह की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। दूसरा प्रॉब्लम आता है मेरास्मस। मेरास्मस में हम ये देखते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है। इसमें तो कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब वो अनाज खाता है, अनाज के साथ वो दाल और सब्जियां वगैरह नहीं खाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन की कमी होती है और क्वासीओर्कर बीमारी हो जाती है। लेकिन जब मेरास्मस होती है तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है, और दोनों की कमी के कारण क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट भी कम है तो प्रोटीन क्या करता है, अपना काम करने के बजाय कार्बोहाइड्रेट का काम करने लगता है, और वह एक नई बीमारी को जन्म देता है। उस बीमारी को कहते हैं मेरास्मस। ये जो सेकेंडरी प्रॉब्लम है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसे दो नामों से भी पुकारा जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसमें ये क्वासीओर्कर है, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत मेरास्मस है। न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट, जब हम न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो फिर हम अपने क्लासिफिकेशन में आ जाए। हम न्यूट्रिशन को दो भागों में हमने बांटा है, फूड और न्यूट्रिशन। फूड के बारे में तो हम बात किए हैं, और आगे और भी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें बात करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन को हम 4 समूह में बांटते हैं। एक एनर्जी प्रदान करने वाला न्यूट्रिशन, दूसरा ग्रोथ करने वाला न्यूट्रिशन, तीसरा मेटाबॉलिक या चयापचय प्रदान करने वाला पोषक तत्व, और चौथा है जेनेटिक पोषक तत्व जिसके अंतर्गत न्यूक्लिक एसिड आता है जिसमें डीएनए आरएनए सम्मिलित है। एनर्जी के अंतर्गत कार्बोज और फैट आते हैं, ग्रोथ के अंतर्गत प्रोटीन आते हैं। एनर्जी में कभी कभी कार्बोज, फैट और प्रोटीन को भी ले, प्रोटीन भी एनर्जी प्रदान करता है। मेटाबॉलिक जो है वो उसमें विटामिन, मिनरल्स और वाटर आते हैं। चलिए हम देखें कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है या एलिमेंट्स जो हैं पोषक तत्व के, वो कौन कौन से हैं। तो हम पोषक तत्व के एलिमेंट्स को कई खंडों में विभक्त करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कार्बोज। कार्बोज है क्या? कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं, और जो शरीर में 50 से 60% होना चाहिए। उसके बाद हम देखें प्रोटीन। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन शरीर में 18 से 20% या 18 से 22% के बीच होना चाहिए। फैट 15 से 18% होना चाहिए। विटामिन जो है वो 1 से 5% के अंदर होना चाहिए। मिनरल्स भी 1 से 5% के अंदर होना चाहिए, और वाटर भी 1 से 5%। अर्थात विटामिन, मिनरल्स और वाटर तीनों 1 से 5% के अंतर्गत होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे द्वारा दिन भर में खाने के दौरान लिए जाने वाले कुछ तत्व होते हैं, कुछ भोजन होते हैं। खास करके उस भोजन में आलू, रोटी, मक्का, अनाज, चावल, साबूदाना, कार्बोहाइड्रेट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व होते हैं, हमको एनर्जी प्रदान करते हैं, और एनर्जी के माध्यम से हम शरीर को संचालित करते हैं। इसे हम CH2O के नाम से भी पुकारते हैं। ये कार्बनिक यौगिक है, और ये 1:2:1 के रेशियो में होता है। 1 कार्बोज होता है, S2 हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। इन तीनों से मिलकर बना होता है ये। इन तीनों से यदि हम बात करें तो ये 3 है। 1, यदि हम किसकी बात करें, 1:2:1 की बात करें, 1:2:1 की बात करें। एक क्या है यदि हम बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट। 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं,
और एक जो है ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं सॉरी, और एक ऑक्सीजन के एटम होते हैं। एक बार फिर से हम देख लें कि 1:2:1 के अंतर्गत 1 जो है वो कार्बन कार्बोज होता है या कार्बोहाइड्रेट के एक एटम होते हैं। 2 जो है वो किसके, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, और 1 जो है वो ऑक्सीजन के एक एटम होते हैं। और इस तरह से CH2O इसे कहा जाता है। जब CH2O हम इनटेक करते हैं, हम क्या करते हैं, जब उसको ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने से वो किसमें चेंज हो जाता है, एक सेकेंड, वो चेंज होता है, CH2O चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रदान करता है। बॉडी में कितना एनर्जी देता है, 50 से 60%। 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से 4.2 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। ये कार्बोहाइड्रेट किस में जाता है, ब्लड में जाता है। ब्लड से ये सेल पे जाता है, कोशिकाओं में जाता है, और कोशिकाएं में ऑक्सीजन के द्वारा ज्वलनशील की क्रिया होती है, चयापचय की क्रिया होती है, और चयापचय के क्रिया के द्वारा ये एनर्जी उत्पन्न करती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। और जो शेष जो हमारा ग्लूकोज होता है, जिसको ग्लूकोज ही कहते हैं, ये जाके कहाँ पर, यकृत मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है, लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, और जब आवश्यकता होती है तो तब वह उसका उपभोग करता है और हमें एनर्जी देता है। इसके कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कार्य यदि हम देखें तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोज में 4.2 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन का बचाव करता है। प्रोटीन का बचाव किस तरह से करता है, यह ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 तत्व जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, उसके अंतर्गत है। तो जहाँ पर प्रोटीन नहीं होता है वहां पर कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त होती है। पीछे एक सेकेंड और देखें हम पीछे, ये उपयोगी बैक्टीरिया का उत्पाद करता है। उपयोगी बैक्टीरिया कुछ जीवाणु होते हैं शरीर में, उस जीवाणु का उत्पाद करता है, और ये जीवाणु छोटी आंत में जाके जमा हो जाते हैं और एक तरह के वो विटामिन बनाते हैं, और जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है, वसा की उपयोगिता को बढ़ाता है, और नाड़ी संस्थान में भी ये अपना एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटते हैं। एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, और दूसरा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, भौतिक विशेषता के आधार पर और रासायनिक विशेषता के आधार पर। भौतिक विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सुगर और दूसरा है नॉन सुगर। सुगर या शर्करा जिसको कहते हैं, और अशर्करा कहते हैं। और केमिकल के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसाइक्राइड्स, दूसरा डाइसाइक्राइड्स, और तीसरा है पॉलीसाइक्राइड्स। चलिए हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को आगे केमिकल के आधार पर, या ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोसाइक्राइड, दूसरा डाइसाइक्राइड, तीसरा पॉलीसाइक्राइड। मोनोसाइक्राइड्स में 3 तरह की एनर्जी हमको प्राप्त होती है। ग्लूकोज या मीठे से प्राप्त होता है, फ्रैक्टोज ये हमें फलों से प्राप्त होता है, और ग्लैक्टोज जो है ये दूध या दूध से बनी चीजों से प्राप्त होता है। जब मोनोसैक्राइड्स जो है ये कॉम्बिनेशन बना के किसमें चेंज होते हैं, डाइसैक्राइड्स में। 1 से 2 या पहला दूसरा दूसरा तीसरा इस तरह से कॉम्बिनेट होके ये किसमें चेंज हो जाते हैं, डाइसैक्राइड में। और डाइसैक्राइड को हम 3 भागों में बांटते हैं, सुक्रोज, मैल्टोज और लैक्टोज। डाइसैक्राइड, मोनोसैक्राइड ये दोनों मिलके पॉलीसैक्राइड्स का निर्माण करते हैं,
और पॉलीसाइक्राइड्स जो है वो 4 तरह के होते हैं। स्टार्च, ये कंदमूल, आलू है, कांदा है, इन सब चीजों में प्राप्त होता है। सेलुलोज जो है ये प्लांट से प्राप्त होता है। और ग्लूकोजाइन है, ये मसल्स में होते हैं। और हेमीसेलुलोज है, ये खास करके प्लांट से ही हमें प्राप्त होते हैं। और इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये बर्जेलियन ने इस शब्द का उपयोग किया। और प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इस 20 जो अमीनो अम्ल है उसमें 10 शरीर में प्राप्त होता है और 10 भोजन से प्राप्त होता है। ये जो अमीनो अम्ल है ये प्रोटीन की सबसे न्यूनतम इकाई है, छोटी इकाई है। और खास करके प्रोटीन हमें अंडा, मछली, मीट, दाल, बीन्स आदि से प्राप्त होते हैं। इनके कार्य यदि हम देखें तो ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को हरदम स्वस्थ रखते हैं और ये एक तरह से बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ये अच्छा, बहुत अधिक अच्छा न्यूट्रिएंट्स है। हमारे शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत प्रदान करता है। और इसकी कमी से बच्चों में 2 तरह के रोग होते हैं, क्वासिओरकर और मेरास्मस रोग हो जाते हैं। फैट, वसा या फैट हमारे शरीर के प्रमुख घटक है। और वसा को आमचल चाल या बोलचाल की भाषा में हम फैट कहते हैं। ज्यादा फैट वाले कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें बीज, दूध से बने प्रोडक्ट है, जिसमें नारियल, वनस्पति का तेल और कुछ खाद्य पदार्थ है जिससे हमें वसा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम जब हम वसा इनटेक करते हैं तो 9.3 कैलोरी हमें प्राप्त होती है। और पूरे बॉडी में 20 से 30% फैट की आवश्यकता होती है। यदि हम कार्य की बात करें तो इसके कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करना, अंगों को चोटों से बचाना। ये 3 तरह से शरीर में पाए जाते हैं, एक सैचुरेटेड फैट के रूप में, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट के रूप में और तीसरा है ट्रांस फैट के रूप में। सैचुरेटेड फैट जिसे एलडीएल कहते हैं, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को एसडीएल कहते हैं, ये खराब फैट होता है। विटामिन्स की खोज भांग ने की है और विटामिन्स की पूर्ति हरी सब्जियों और फल से होता है। विटामिन्स एक तरह से शरीर को सुरक्षात्मक तत्व के रूप में होता है और ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर के सही पोषण के लिए विटामिन्स की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और शरीर को बढ़ाने में, दिमाग के सही संचालन में किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। हमारे जो विटामिन है वो 2 तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत के, ई, डी, ए आदि आते हैं। मिनरल्स भी एक पोषक तत्व के रूप में है और ये सभी तत्वों के साथ काम करते हैं। उपयुक्त सभी तत्व मतलब कार्बोज, वसा और प्रोटीन, विटामिन सबके साथ मिलकर यह कार्य करता है और शरीर को बेहतरीन संरक्षण प्रदान करता है। ये एक उत्प्रेरक तत्व है और कुल मिला के ये शरीर को एक संरक्षण प्रदान करता है। मिनरल्स की ज्यादा मात्रा सब्जी, दूध से बने प्रोडक्ट, मांस और मछली में प्राप्त होता है। इसके कार्य होते हैं निर्माणक कार्य या उत्प्रेरक कार्य होते हैं ये। इसमें यदि हम देखें कैल्शियम हड्डियों और दांत में कैल्शियम पाए जाते हैं और हड्डियों और दांत को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हृदय को संचालित करने के लिए या उचित काम करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के बिना हृदय उचित काम नहीं कर सकता। आयरन यह रक्त में पाया जाता है और जो लवण है वो ग्रंथियों के लिए आवश्यक होता है। जल सबसे महत्वपूर्ण पानी है शरीर के लिए और पानी के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। शरीर में लगभग 60 से 70% हिस्सा जल का होता है। रक्त के रूप में जल शरीर में प्रवाहित होता है और इसका मेन काम होता है परिवहन करना। ये सारे
न्यूट्रिएंट को एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर के अंदर क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए तो परिवहन के कार्य में बाधा उत्पन्न होगा और शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण है पाचन को अवशोषण, परिवहन, चयापचय और उत्सर्जन सभी के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। और इस प्रकार यदि हम देखें तो शारीरिक कार्यों एवं शरीर के आंतरिक अंगों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तंतु निर्माण एवं मरम्मत के लिए, रोगों से बचाव के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। पोषण एक प्रक्रिया है जो भोजन के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए आवश्यक है और हमारा स्वास्थ्य हमारे भोजन पर निर्भर करता है। यदि हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। यदि हम असंतुलित भोजन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। इसीलिए कहा जाता है साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। ये लिंक है, आप इसका उपभोग कर सकते हैं। और धन्यवाद।